हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का शिव नारायण अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, मैंने संविधान की विशेषताएं स्टार्ट किया है लेक्चर, तो ये पार्ट 3 है। तो आइए देखते हैं, और ये लास्ट होगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या जानना है। जैसा कि मैंने 9th पॉइंट तक पिछले वीडियो में बता दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसके प्ले लिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो 10th पॉइंट जो हमारा लक्ष्मीकांत का ने दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, तो पिछले वीडियो मैंने डीपीएसपी तक पढ़ा दिया था। तो मौलिक कर्तव्य में क्या है? मौलिक कर्तव्य हमारे टोटल 11 है। जैसे मौलिक अधिकार है तो मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। जैसे आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो कुछ उससे भी एक्सपेक्ट कीजिए। तो संविधान आपको इस देश में हर प्रकार के स्वतंत्रता दे रहा है, और उस स्वतंत्रता किस आधार पर है? आपको मौलिक रूप में आप जानते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं, जिसको सरकार भी नहीं छीन सकती है, जिसको कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता है। तो उसी प्रकार संविधान हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है कि आप सिटीजन होने के नाते, एक देश के अच्छे नागरिक होने के नाते आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है। तो उन कर्तव्यों में देखेंगे तो टोटल कर्तव्य 11 है। टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटी? 11 है। और जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो पार्ट 4A में है। मैंने पार्ट 4 क्या है? तो 4 है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये आर्टिकल 51A में है। ठीक है दोस्तों, 51A में है। अब जो मौलिक कर्तव्य था ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है दोस्तों। जैसे फंडामेंटल जो राइट है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो जुडिशरी है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी समय आ गया तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन समझिए, और जब बाद में उसमें इंक्लूड हुआ तो उसमें क्या हुआ? अलग से हो गया। तो फंडामेंटल जो ड्यूटी है वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय नहीं था। तो बाद में जिस समिति के द्वारा इसको ऐड किया गया वो स्वर्ण सिंह समिति था, और स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42nd अमेंडमेंट 1976, और 42nd अमेंडमेंट को आप सभी लोग जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो उस 42nd अमेंडमेंट और 1976 में मौलिक कर्तव्यों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया और रखा गया भाग 4A आर्टिकल 51A। ठीक है, आगे देखिए। तो इसमें क्या होगा कि समय के अनुसार इसमें बदलाव भी आया, मौलिक अधिकारों में भी समय के अनुसार बदलाव आया। आज देखिए कि जब फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो निजता का अधिकार नहीं था, प्राइवेसी नहीं था। लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरप्रिटेशन करती है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अकॉर्डिंग जो है निजता का अधिकार, प्राइवेसी का राइट भी आ गया है मौलिक अधिकार में। तो समय के साथ बदलते रहता है दोस्तों। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिस समय स्वर्ण ये मौलिक कर्तव्य रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया, तो उस समय 10 थे मौलिक कर्तव्य। 2002 और 86 अमेंडमेंट याद रखिएगा, 86वां 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया कि माता पिता का कर्तव्य है, माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को क्या करें? शिक्षित करें। तो शिक्षा का अधिकार जो है ये तो फंडामेंटल राइट में भी हो गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य भी एक अच्छे नागरिक होने के नाते संविधान आपसे क्या करता है? उम्मीद रखता है। ठीक है, तो 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार भी जोड़ दिया गया है दोस्तों। फिर देखिए मौलिक कर्तव्य रखने का पीछे क्या है, क्या उद्देश्य है? मौलिक कर्तव्य रखने का पीछे है कि संविधान का आप सम्मान करें। संविधान ही देश में सर्वोच्च होता है, संविधान का सम्मान करें आप। हमसे कुछ एक्सपेक्ट करता है। ऐसा तो 11 है, लेकिन मैं एक छोटा मतलब इसका एक मैं बता रहा हूँ। फिर राष्ट्रध्वज, जो हमारा राष्ट्रध्वज है उसका सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, राष्ट्रगीत का सम्मान करें। ठीक है, राष्ट्र की संप्रभुता पर कभी भी खतरा है तो आप इससे तैयार रहें इस देश को बचाने के लिए। ठीक है, संप्रभुता, राष्ट्र की संप्रभुता बनाए रखें, मतलब देश के खिलाफ, देश के यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता अखंडता के खिलाफ कोई काम नहीं करें। तो इन सब चीज़ों को नागरिक का कुछ कर्तव्य बनता है। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है वो है कि इसको लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो क्या आप सोच रहे होंगे कोई भी व्यक्ति राष्ट्रध्वज का अपमान कर देता है तो प्रशासन उसे पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है? तो जी, वो राष्ट्रध्वज का अपमान में भी आप जाते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रगान बज रहा है तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं खड़ा किया जा सकता है, परंतु आपका ये कर्तव्य बनता है कि जिस राष्ट्र में रह रहे हैं वो राष्ट्र आपको सब कुछ दे रहा है, आप उसका आदर करें, सम्मान करें। इसका कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जाता। जैसे डीपीएसपी क्या होता है?
डीपीएसपी में भी कोर्ट के द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट। देखिए सेकुलर क्या है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में प्रियम्बल में जोड़ा गया पहली बार। ऐसे इससे जो पंथ निरपेक्ष करते हैं ज़्यादा अच्छा है, पंथ निरपेक्ष। सेकुलर का जो शुद्ध हिंदी आप करेंगे ट्रांसलेट तो आपको आएगा पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट 1976 प्रियम्बल में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। उससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा हुआ नहीं था पंथ निरपेक्ष, सेकुलर वर्ड कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। परंतु नागरिकों को आस्था, पूजा अर्चना करने का अधिकार था। ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता थी। ये सब मतलब पंथ निरपेक्ष स्टेट में आता है कि आप किसी भी प्रकार का पूजा पद्धति को अपना सकते हैं। राज्य कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों यूपी, बिहार और झारखंड से मत लीजिएगा। राज्य कहने का मतलब देश से हुआ। राज्य का मतलब होता है वह क्षेत्र, वो भौगोलिक क्षेत्र जहाँ जिसका जनसंख्या हो, जो उसका संप्रभुता हो, तो उसको हम लोग राज्य बोलते हैं। पॉलिटी में अगर आप समझते होंगे तो उसको स्टेट बोलते हैं। वैसे स्टेट यूपी बिहार मत लीजिएगा। तो उस स्टेट, ये जो है सेकुलर स्टेट होने का मतलब होता है कि वहाँ के नागरिकों को पूजा पद्धति, जिस भी पूजा पद्धति को मानते हैं उसकी स्वतंत्रता। फिर देखिए कि सेकुलर शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं मिलेगा। फिर भी ऐसे मतलब आर्टिकल हैं जिससे आप देखेंगे इनडायरेक्ट वे में सेकुलर होने का प्रमाण देते हैं। जैसे कानून की समझ समानता, आर्टिकल 14। कानून की समझ समानता करने का मतलब हुआ कि कानून के नज़र में सभी बराबर है। कोई यदि हिंदू से है तो ऐसा नहीं कि ऊँच हो गया, कोई सिख से है तो ऐसा नहीं कि नीच हो गया, कोई क्रिश्चियन से है तो ऐसा नहीं कि नीच हो गया, बुद्ध है तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा ऊँच हो गया। मतलब सभी, कोई इस्लाम को फॉलो करता है तो ऐसा नहीं कि क्या हो गया, कम हो गया। सभी लोग क्या है, बराबर हैं। तो ये भी सेकुलर स्टेट में भी तो यही बताता है कि राज्य का अपना धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों को क्या करता है, बराबर वैल्यू देता है। तो संविधान भी आर्टिकल 14 यही दे रहा है हम लोग को, अपने नागरिकों को क्या कर रहा है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और कानून के समझ क्या है, सभी बराबर हैं। फिर है देखिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये आर्टिकल 15 में कहा गया। आप किसी भी मजहब को, किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो राज्य जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप पर क्या करेगा, अति नहीं कर सकता है। किसी प्रकार का आप मान सकते हैं धर्म को। सार्वजनिक सेवा में समान अवसर, कोई भी सरकारी जैसे सेवा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इस जाति के लिए निकलेगा, इस धर्म के लिए निकलेगा, ऐसे मत विचार पूजा पत्ति मानने वालों के लिए निकलेगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो सभी लोग बराबर हैं। तो इनडायरेक्ट रूप में आप देखेंगे तो हमारा सेकुलर का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर सभी लोग बराबर हैं तो भी सेकुलर होंगे। फिर देखिए, ये जो पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता जिसको आप कह सकते हैं, पंथ निरपेक्षता ज़्यादा क्या है, अच्छा है। क्योंकि धर्म का भारतीय कॉन्टेक्स्ट में आप लीजिएगा तो उसका मतलब होता है कर्तव्य, नैतिक। क्योंकि धर्म बना है ध्री धातु से और ध्री का मतलब होता है धारण करना। ठीक है दोस्तों, तो इसका भारतीय इंटरप्रिटेशन यदि देखेंगे फिलॉसफी के अकॉर्डिंग तो कुछ अलग हो जाता है। लेकिन जो सेकुलर है, सेकुलर जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न और इंडियन जो कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है, दोनों अलग अलग है। क्योंकि देखिए वेस्टर्न में क्या होता था दोस्तों कि चर्च है, वेस्ट में जितने भी यूरोप के कंट्री हैं वहाँ कौन सा धर्म ज़्यादा प्रभुत्व में है, क्रिश्चियन है। तो क्रिश्चियन जो धर्म है, जो मतलब पॉप है, जो चर्च है, उसका प्रभाव राजतंत्र, क्योंकि पहले राजतंत्र था तो राज्य के कामकाज में प्रभाव उसका रहता था, मतलब दबदबा आप कह सकते हैं, उसका प्रभाव कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि एक नए विचार समय के अकॉर्डिंग आते रहता है, तो लोगों ने कहा कि नहीं, राज्य को मतलब जो राजा का कर्तव्य है उसको और चर्च को अलग करो। तो सेकुलर वहाँ एक अलग कॉन्सेप्ट में आया। लेकिन भारत के हिस्ट्री में आप देखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं दिखेगा कि जो है मंदिर जो है वो राज्य के कामकाज में क्या कर रहा है, दखल दे रहा है। तो भारतीय कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट का था और जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भारतीय ये जो आप देखेंगे भारत के दृष्टिकोण से इसको, तो इसका मतलब सीधा सा होता है कि यहाँ जितने भी पंथ मजहब जो संप्रदाय के लोग रहते हैं उनको धर्म के आधार पर, मतलब उनके मत पूजा पद्धति के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। धर्म यहाँ पंथ निरपेक्षता का सीधा सा मतलब यही है। कोई भी विशेष धर्म नहीं है, कोई भी नीच धर्म नहीं है, सभी संविधान के अनुसार क्या है, बराबर है। ये यहाँ कहा हो गया पंथ निरपेक्षता कह सकते हैं, या ज़्यादातर इसको क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्षता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए
तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने बताया कि आर्टिकल 16 जो कहता है कि जो है सार्वजनिक सेवा में समान अवसर मिलेगा, तो आप देखेंगे कि जाति के आधार पर एससी और एसटी को ओबीसी में भी रिजर्वेशन मिलता है। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है? तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। मैं जब इसे डिटेल से पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि ये क्यों लाया गया। ये आप सीधा सा यही समझ लीजिए कि ये कि यहाँ पे पॉइंट है जहाँ से डिसाइड होता है कि आप जीत गए, और 2 पॉइंट है, कोई बच्चा यहाँ से दौड़ रहा है, कोई बच्चा यहाँ से दौड़ रहा है। जो यहाँ से दौड़ रहा है उसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बस यही आरक्षण है। क्योंकि जो समाज में हजारों साल से पीछे रह गए, समाज के मुख्य धारा में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आप देखते हैं कि राजनीतिक के रूप से क्या होता है, कुछ सीटें आरक्षित हो जाती हैं। तो क्या है, राजनीतिक रूप से उनको आगे बढ़ाया जाए। सामाजिक रूप से देखिए क्या उनको है, सामाजिक रूप से आप किसी भी व्यक्ति को एससी एसटी से बिलोंग करता है या किसी भी जाति से बिलोंग करता है, खासतौर पर एससी एसटी से बिलोंग करता है, तो आप जाति आधारित टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। उनको क्या है, सामाजिक संरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, तो सामाजिक संरक्षण मतलब सामाजिक आरक्षण समझिए कि आप जातिगत टिप्पणी करते हैं तो आप जेल जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आरक्षण अलग मुद्दा है, बशर्ते आप यही समझिए कि समाज के एक मुख्य धारा में लाने का एक क्या टूल्स है, एक औजार है आरक्षण। पर इसका मिस इंटरप्रिटेशन, मिसयूज भी होता है और आज के डेट में हो भी रहा है। चलिए खैर वो बात की बात है, आगे चलते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंच जो है यहाँ पे जो है क्या है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। इसका मतलब है दोस्तों, देखिए पहले हमारे देश में जो है 18 वर्ष यदि आपको हो जाता है तो आप वोट दे सकते हैं। ये क्या है, आपको फंडामेंटल राइट है? नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका एक अलग अधिकार में आ सकता है। ठीक है, आप कह सकते हैं इसको संवैधानिक अधिकार कह सकते हैं, कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं। तो 326 के अनुसार कहता है कि जो भी इस देश का नागरिक है और जिसका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गया है वो आकर वोट दे सकते हैं। अब देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989, उससे पहले हमारे देश में क्या था कि 21 साल यदि आपका उम्र है तभी आप वोट दे सकते हैं। लेकिन 60 जो यहाँ जो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया कि अब 18 वर्ष रिक्वायर्ड है, 18 वर्ष हो गया तो आप वोट दे सकते हैं। फिर इसमें क्या है, देखें सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब हो गया कि जाति आधारित नहीं है, धर्म आधारित नहीं है, गरीबी अमीरी आधारित नहीं है, किसी क्षेत्र आधारित नहीं है, विशेष समुदाय आधारित नहीं है। मतलब जो भी उम्र 18 साल हो गया वो वोट दे सकते हैं। सार्वभौम का यही मतलब हो गया कि सभी लोग वोट दे सकते हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला या पुरुष 18 वर्ष हो गए हैं वो आकर क्या है, वोट दे सकते हैं। बहुत सारे देशों में क्या हुआ दोस्तों, इस अधिकार के लिए, मत देने के लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया। जैसे 1935 में आप देखेंगे तो बहुत सारे, लगभग 10% ही जनसंख्या को वोट देने का अधिकार था, और वो भी अमीरी कुछ से उसका क्राइटेरिया है। जब हमारे देश का संविधान को लिखा जा रहा था तो बहुत सारे जो वेस्टर्न के लोग थे, बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहने वाले, तो उन लोग मानते थे कि ये भारत के डेमोक्रेसी के साथ क्या हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है और डेमोक्रेसी यहाँ का ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, क्योंकि नहीं पढ़े लिखे भी आएंगे और वोट दे देंगे, उनको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन ये 100% दोस्तों हमारे देश में सक्सेस हुआ। ये हमारे संविधान जो निर्माता थे उनके दूरदृष्टि को आप समझ सकते हैं। तो यही है सार्वभौम वयस्क मताधिकार का। गरीबी अमीरी कुछ नहीं है, ऊंच नीच कुछ नहीं है, सिर्फ आपका 18 साल हो गया तो आप वोट दे सकते हैं। इसको कहते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। आगे देखिए एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब हुआ, देखिए संविधान जो हमारे देश का है वो एकल एवं संघीय है। मतलब सेंटर भी हमारे यहाँ 2 सरकार, संघीय का मतलब होगा कि 2 सरकारें हैं, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, जैसे अमेरिका में है, जैसे हमारे देश में है। तो संविधान क्या है, एकल भी है, ये संघीय भी है। मैंने पिछले बताया था एकात्मता की और संघीय व्यवस्था जो बताया था, आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर आप देखिएगा, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है उस वीडियो को। इसमें क्या कहा गया, एकल नागरिकता में सभी भारत के नागरिक हैं, सभी भारत के नागरिक हैं। कोई यूपी, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, नागालैंड और गुजराती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, भारतीय है। एकल नागरिकता का ये मतलब हुआ। और संविधान जो है अमेरिका में क्या होता है कि एक स्टेट का सिटीजनशिप होता है, नागरिकता होता है, एक यूएसए का नागरिकता होता है। जिस स्टेट में रहता है उसका भी नागरिकता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई टेक्सास में रह रहा है तो वहाँ का भी सिटीजनशिप लिया और यूएसए का भी लिया, तो उसके पास 2 सिटीजनशिप है। लेकिन एकल नागरिकता का मतलब हुआ कि सिर्फ एक है,
सिर्फ भारत में क्या एकल नागरिकता है। और ये कहाँ से लिया गया है आप कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने संविधान का स्रोत जहाँ जहाँ से लिया गया है मैंने पढ़ाया था दोस्तों। आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कहाँ से लिया गया। देखिए अमेरिका और भारत में क्या है वो बता दिया मैंने। अमेरिका में होगा कि आप स्टेट के भी नागरिक हैं, यूएसए का भी नागरिक है। भारत में ना आप यूपी वाले हैं ना बिहार वाले हैं, सिर्फ आप भारतीय हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ। लेकिन एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता का पीछे हुआ था दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था कि हम क्षेत्रवाद तक सीमित न रह जाएं, किसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। अगर एक दोहरी नागरिकता हो जाता तो बिहारी अपना ज़्यादा करता, यूपी वाले ज़्यादा करते, तमिलनाडु वाले के नहीं हम तमिलनाडु से। और एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं सभी हम क्या हैं, भारतीय हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को भी देखते अगर आप देखिएगा तो फिर भी हमारे देश में क्षेत्रवाद के लेकर कभी कभी दंगे हो जाते हैं। वर्ग संघर्ष मतलब वर्ग संघर्ष, एक जाति दूसरे जाति, एक धर्म दूसरे धर्म, कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखते रहेगा दोस्तों, दिखता है। जातिगत युद्ध देखते हैं, तो इसे सुधारने की ज़रूरत है और इसे हम और आप ही मिलकर सुधार सकते हैं। चलिए फिर है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का मतलब हुआ कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए कुछ क्या है, जैसे आप एक स्कूल में पढ़ते होंगे तो प्रिंसिपल होते हैं, वो टीचर होते हैं, मैथ के अलग टीचर, हिस्ट्री के अलग है, इंग्लिश के अलग है। उसी प्रकार हमारे देश के डेमोक्रेसी को चलाने के लिए कुछ स्वतंत्र निकाय हैं। स्वतंत्र निकाय में जैसे हो गया विधायिका एवं कार्यपालिका, ठीक है, केंद्र और राज्य है, न्यायपालिका है, इलेक्शन कमीशनर है, कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है और सीबीआई है। ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्वतंत्र निकाय हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी कहाँ से लिया गया दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपातकालीन प्रभाव जैसा कि आप जानते हैं कि एक होता है नेशनल इमरजेंसी, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय आपातकाल का नहीं रहेगा और कोई देश आक्रमण कर देगा और कुछ लोग क्या करेंगे, अपना अधिकार मांगे, कुछ लोग अपना कहेंगे सरकार से आंदोलन करेंगे, तो देश बचाना पहले ज़रूरत है। तो उस मतलब देखते हुए, उस भविष्य का चुनौतियों को देखते हुए क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल का इसमें आपातकाल का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो आपातकाल 3 प्रकार के हैं। नेशनल इमरजेंसी, जैसे कोई देश जैसे भारत युद्ध में शामिल हो गया या कोई देश हमारे पर आक्रमण कर दिया या देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया, कुछ लोग हथियार लेकर क्या करें, अपना सरकार से या फिर डेमोक्रेसी से क्या लड़ने लगे, तो भी इमरजेंसी लग जाता है। स्टेट इमरजेंसी जहाँ पे राज्य सरकारें जो है कानून के अनुसार काम नहीं करती है, वहाँ का जो है सिस्टम बिगड़ जाता है, अराजकता ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश में पैसे की कमी हो जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। तो आपको मालूम होगा कि नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लग चुका है। ठीक है दोस्तों, नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में अब तक 3 बार लग चुका है और स्टेट इमरजेंसी तो बहुत ही बार लग चुका है और फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगा है। आप याद रखिएगा इस बात को, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कितने बार लगाया गया है, तो एक भी बार नहीं। और स्टेट इमरजेंसी, ये जो नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाया गया, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 1962, 1972 और 1975। ठीक है दोस्तों, ये नेशनल इमरजेंसी। अब देखिए त्रिस्तरीय सरकार, देखिए दोस्तों त्रिस्तरीय सरकार, त्रि का मतलब क्या होता है दोस्तों, 3, द्वि का मतलब 2, तो त्रि का मतलब 3। तो त्रिस्तरीय सरकार, जैसे हम लोग, हमारे संविधान जो है, हमारे संविधान के ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब अडॉप्ट किया गया था, तो द्विस्तरीय सरकार का प्रावधान था, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। लेकिन समय के अनुसार बदलते गए, तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के 1992 में हुआ दोस्तों। और जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ वो भाग 9 और अनुसूची 11 ऐड किया गया। और जो 74वां जो संशोधन हुआ उसके अनुसार भाग 9A अनुसूची 12, अनुसूची जो भाग 9 में है वो पंचायती राज व्यवस्था आया और जो अनुसूची 12 जो है उसमें नगर पालिका आया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपको दिख जाएगा एक जगह, मैं डीपीएसपी जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप देखिएगा, तो डीपीएसपी का एक आर्टिकल है उसको कहते हैं 40, पंचायती राज व्यवस्था का लागू करने का मतलब प्रावधान देता है। लेकिन डीपीएसपी में आप जानते हैं सरकार अपने अनुसार करती है,
बापू का सपना था, महात्मा गांधी का सपना था कि जो व्यवस्था हो, जो देश चलाने का व्यवस्था हो, ग्राम स्तर से स्ट्रांग होना चाहिए, और समय के अनुसार हो ही गया। आप देखते हैं कि आज मतलब ग्रामीण स्तर पर भी लोग राजनीति को, कामकाज को, व्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। यदि नज़दीक सरकार नहीं रहेगी तो लोग कहाँ पहुँचाएंगे अपने बातों को, कहाँ रख पाएंगे? विधायक सांसद तक पहुँच पाना एक आम आदमी को बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो काम हो ज़्यादा हो, पंचायत स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था लाया गया, और नगर में नगर पालिका लाया गया, ठीक है, नगर निगम लाया गया, ठीक है दोस्तों। तो त्रिस्तरीय सरकार का मतलब हो गया, एक केंद्र सरकार काम करती है, एक राज्य सरकार काम करती है, और एक पंचायत जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, और नगर पालिका जहाँ शहरी क्षेत्र है, ठीक है। तो त्रिस्तरीय सरकार का यही मतलब हो गया कि हमारे देश का व्यवस्था जो है, डेमोक्रेसी जो है, तीनों रूप से चलता है, केंद्र सरकार के अनुसार भी, राज्य सरकार के अनुसार भी, और पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, और नगर निगम नगर पालिका भी चलता है जहाँ शहरी क्षेत्र है, ठीक है। आगे देखिए, सहकारी समितियाँ 97वें संशोधन 2011 के अनुसार संवैधानिक दर्जा दिया गया, और संरक्षक इसको बनाया गया है 9B में। आप याद रखिएगा, सहकारी समितियाँ बनाया गया है, ठीक है। इनको संविधान आपको देता है मौका कि आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और काम करें सोसाइटी में, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, अब जब हम पढ़ लिए तो संविधान की विशेषताएं हम लोग जब पढ़ें, पूरा टोटल दोस्तों मैंने 17 पढ़ाया, तो आप जानते हैं हर चीज़ का क्या होता है, कुछ ना कुछ आलोचना लोग करते हैं। तो हमारे संविधान के बारे में भी कुछ लोगों ने आलोचना किया है, तो एक एक कर आलोचना पढ़ते हैं कि आखिर उन्होंने क्रिटिसिज्म क्या किया है। उन्होंने कहा ये उधार का संविधान है। उधार का संविधान दोस्तों क्यों कहें? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि संविधान का स्रोत, हमारे संविधान जो है कहाँ कहाँ से लिया गया। जैसे मैं 2-3 पॉइंट आपको बताता हूँ। जैसे आपातकाल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? जर्मनी से लिया गया, ठीक है। मैंने बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया। तो जब आप देखेंगे तो बहुत ही मेजर पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो उस आधार पर जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो उधार का संविधान है, क्योंकि इसमें जो है पूरे दुनिया में जो लिखा गया है उसी चीज़ जो क्या कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो आप सोचिए दोस्तों कि अगर जब हमारे देश 1947 से बहुत सारे देश आज़ाद हो गए हैं और उनका खुद का अपना संविधान है, तो नया आप क्या कर सकते हैं, उसमें क्या ला सकते हैं? और उधार कहने का भी ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में जातिगत आधारित रिजर्वेशन तो नहीं होगा। तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये उधार का संविधान है? बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है, ठीक है। तो ये भी कहना सही नहीं है पूर्ण रूप से कि उधार का संविधान है, ठीक है। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म हम लोग वो पढ़ ली। फिर लिखा हुआ है कि 1935 का ये कार्बन कॉपी है। 1935 मैंने पढ़ा दिया था दोस्तों। 1935 का जो 60% पार्ट है एज इट इज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया गया। 60% उसका मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का कहा जाता है कि 60% लगभग जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर जो प्रभाव है वो 1935 का है। तो इस आधार पर कुछ लोग जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो कहते हैं कि ये कार्बन कॉपी है। कार्बन कॉपी का मतलब जानते हैं कि ये जैसे मेरे पास ये क्या है, ये किताब है, इसका मैंने फोटोकॉपी करवा दिया तो ये क्या हो गया, कार्बन कॉपी हो गया। तो उसी प्रकार एज इट इज़ 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया तो कार्बन कॉपी है। लेकिन ये ज़्यादातर देखिए 1935 का जो अधिनियम आया था दोस्तों, ये प्रशासनिक व्यवस्था से था। देश का प्रशासन कैसे काम करे, इन सब चीज़ों से रिलेटेड था। तो प्रशासनिक व्यवस्था में आप ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था बनाया है कि अगर कहीं कुछ हो जाता है समाज में तो 144 धारा लगा दीजिए, तब क्या उसमें बदलाव करिएगा? तो ये भी कहना सही नहीं है कि ये 1935 का कार्बन कॉपी। क्रिटिसिज्म नंबर 2 था। अब थर्ड देखिए, गैर भारतीय और भारतीय विरोधी। इन लोगों का कहना है कि देखिए जो भारत का संविधान बनाए वो तो ज़्यादातर विदेश से पढ़ के रहे हैं, और जब विदेश से पढ़ के आए हैं और तो भारत का तो शिक्षा इनके पास है नहीं, ये तो पूर्ण रूप से विदेशी हो गए। तो जब पूर्ण रूप से विदेशी शिक्षा हो गया तो भारतीय विरोधी हो गए, उनका कॉन्सेप्ट ये है। पर ये भी बात सही नहीं है।
ठीक है, क्योंकि भारतीय विरोधी होते हैं, तो भारतीय लोग जिन्होंने संविधान बनाया, आज हमारे देश बहुत ही अच्छा इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बात सही नहीं कि गैर भारतीय और भारतीय विरोधी है। फिर उनका कहना है कि भारत दिखता कहाँ है, क्योंकि इसमें क्या है, सभी तो अलग अलग बटे हुए हैं, भारत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सबका अलग अलग चीज़ है। फिर गांधीवाद से दूर दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, मैंने बताया था कि संविधान सभा में कौन कौन सदस्य थे, तो उन चीज़ों में मैंने नोट में 2 पॉइंट आपको बताया था। एक, मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि उस समय पाकिस्तान बटा नहीं था, 1946 की बात थी, 9 दिसंबर 1946 को पहला संविधान सभा का क्या हुआ था, बैठक हुआ था। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो कहा जाता है कि संविधान सभा के जब गांधी जी सदस्य ही नहीं थे, तो इसमें गांधी जी का दर्शन नहीं दिखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पर ये बात सही नहीं है, गांधीयन फिलोसफी जो है बहुत सारा दिखेगा। जैसे आप थोड़े सा पहले मैंने बताया था त्रिस्तरीय सरकार, तो द्विस्तरीय तो सरकार सब लोग पहले से था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, एक की केंद्र सरकारें और एक राज्य सरकारें। पर जो तीसरा स्तर था, पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण स्तर पर क्या होना चाहिए, शासन होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बापू का ही था, महात्मा गांधी का था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो 40 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 40 में जो है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का जो स्थापना का कॉन्सेप्ट आया, तो डीपीएसपी का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से ही है। तो क्या गांधी दर्शन नहीं दिख रहा है? हमारे देश का जो गांधी कहते थे सर्वधर्म समभाव, और आर्टिकल 15 में कहा जाता है, यहाँ पे मैंने पढ़ाया, देखिए दोस्तों, कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये भी तो गांधीयन फिलोसफी आप कह सकते हैं इसको, आप चाहे इसका जो भी नाम दें, लेकिन गांधी जी भी तो कॉन्सेप्ट था ना, सर्वधर्म समभाव। तो ये गांधीयन फिलोसफी से दूर है, ये कहना भी बात सही नहीं है। क्योंकि गांधीयन, जैसे मैं सपोज मान लेते हैं कि मैं गांधी हूँ और मेरे 100 शिष्य हैं, और 100 शिष्य कहीं जाकर कुछ काम करते हैं, तो क्या मेरे द्वारा मेरे पढ़ाए हुए विचारों को क्या उनमें दिखेगा? नहीं दिखेगा, जरूर दिखेगा। तो गांधी की शिक्षा आपको जरूर दिख जाएगा पटेल साहब पर, गांधी के कुछ भाव दिख जाएगा आपको, कैसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। तो उनके बहुत सारे शिष्य थे, आचार्य कृपलानी थे, गांधी के बहुत बड़े कह सकते हैं आप, उनके मानने वाले थे, तो वो भी तो संविधान सभा के सदस्य थे। तो गांधीवाद से दूर कहना ये भी बात सही नहीं है। चलिए, तो क्रिटिसिज्म नंबर 4 पढ़ लिए दोस्तों। अब देखते हैं महाकाय संविधान। महाकाय का मतलब होता है, महाकाय का मतलब क्या होता है? विशाल। कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही ज़्यादा महाकाय है। तो महाकाय का कुछ कारण भी होगा ना, महाकाय का कुछ कारण है, जैसे हमारा भौगोलिक है, ऐतिहासिक है, कुछ घटनाएं हैं, तो और केंद्र राज्य संबंध है, यहाँ बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं। अब ऐसे देखिए, 8वीं अनुसूची अगर होता, जैसे अगर हम अमेरिका जैसे कंट्री में रहते हैं जहाँ सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज होता, तो 8वीं सूची भाषा आता ही नहीं, कॉन्सेप्ट। हर देश, हर राज्य का लगभग यहाँ तो 20 से 25 किलोमीटर पर हिंदी का भी जो लहजा है वो बदल जाता है। और स्टेट तो सभी लगभग क्या है, कुछ 10-12 स्टेट को छोड़ दिया जाए हिंदी भाषी क्षेत्र को, तो सभी स्टेट का अपना अलग अलग लैंग्वेज है दोस्तों। तो उन सब भौगोलिक हमारे एक कारण है हमारा, जिसके कारण देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इतना विशाल बनाया गया। और विशाल के साथ साथ सभी का भाव, सभी का विचार उसमें सम्मिलित है, इसीलिए विशाल है। विशाल जरूर है, पर सभी का आकांक्षा को पूरी कर देता है ये कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, ये बात सही है कि विशाल का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन सभी का आकांक्षाओं को पूर्ति करता है। तो इसके कारण बड़ा है, भौगोलिक कारण, ऐतिहासिक है। ठीक है, चलिए, तो 5th हम लोग देख लें क्रिटिसिज्म। अब लास्ट देखते हैं, वकीलों का स्वर्ग। ये तो आप 100% तो एग्री करें या ना करें, लेकिन ये बात सही है दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वकीलों का स्वर्ग है। संवैधानिक जो चीज़ है वो आम आदमी के समझ से परे है। आज भी कोर्ट कचहरी आम आदमी के लिए बहुत ही दूर है। तो कहा जाता है कि उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो लगभग बहुत ज़्यादा मतलब क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट थे। और सभी वो लोग, कोई अमेरिका, कोई जर्मनी, कोई ब्रिटेन से लीगल पढ़ाई कर आया था। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी खुद एक बैरिस्टर थे, सरदार पटेल भी थे, BR अम्बेडकर कितने बड़े थे, जवाहरलाल नेहरू खुद थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो कहा जाता है कि वकीलों सब मिलके बनाया तो वकीलों का स्वर्ग हो गया। और कहा जाता है कि वकीलों ने इसलिए बनाया ताकि उनका खर्चा पानी भविष्य में चलते रहे। फिर भी ये बात क्या है, सही नहीं है। वकील हैं तो उन्होंने बनाया, दूरदृष्टि इसमें देखा, और आज भी हमको इस संविधान से दिक्कत नहीं हो पा रहा है।
तो ये वकीलों होने का मतलब कानून के जानकार होने का फ़ायदा भी है। ठीक है दोस्तों संविधान की जो विशेषताएं मैंने सीरीज स्टार्ट किया था, ये पार्ट 3 था, तो कंप्लीट कर दिया दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।